हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल केमिस्ट्री बाय सुमन खन्ना। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैं चैप्टर थर्ड की समरी डिस्कस करी थी, देन इसके बाद हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था। देन उसके बाद में हमने बात करी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी हमने बात करी थी आघातवर्ध्यता, तन्यता, और इसी के साथ में उनमें सोनोरस यानी कि ध्वनिकता की बात करी थी, और धात्विक चमक की बात मैं कर चुकी हूँ। इस तरह से अब उसके बाद मैंने बात करी थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जो केमिकल प्रॉपर्टी है, क्या बात करी थी, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई थी, जल के साथ रिएक्शन करवाई थी, देन हमने अम्ल से अभिक्रिया करवाई, उसके बाद धातु लवण के साथ अभिक्रिया करवाई थी। ठीक है, इसके बाद वो धातु लवण जो है उसके अंदर जो मोर रिएक्टिव थी वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। उसको कैसे करती है इसके बारे में बात करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ऐसा बोला था। तो अब हम उसी को बेस लेते हुए कि वो मोर और लेस रिएक्टिव है वो हम कैसे पता लगाते हैं। यहाँ एक जो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग उनको एक अवरोही क्रम के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर जमाया हुआ है, उसी को हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना जो है वो सक्रियता श्रेणी कहलाता है। ठीक है, उस श्रेणी के अंदर उस श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है यहाँ से। और ये मैंने ट्रिक लिखी है, और ये है पूरी जो धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम। ये जो है सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है पोटेशियम, पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और इसके बाद है हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, और इसके बाद है ओरम यानी कि सोना। ठीक है, अब इसकी ट्रिक है, काका ने कार मांगी, काका ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली, सिल्वर प्लेटेड ऑडी। इस तरह से आप इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं इसको। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, क्रियाशीलता को उनके अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऐसा पूछा हुआ था क्वेश्चन। तो आपको ये याद रखनी है, इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, सबसे लिस्ट रिएक्टिव है वो ओरम यानी कि सोना होता है। ठीक है, अब इससे पहले मैंने बात करी थी, इससे पहले वाली वीडियो में, जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा था। तो आयरन है वो कॉपर के कंपैरिजन में जो है मोर रिएक्टिव है आयरन। इस वजह से आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था, आयरन आ गया था। ठीक है, ये कॉपर लेस रिएक्टिव है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इस तरह से हम सक्रियता श्रेणी को याद रख सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में धातु। धातुओं के साथ जो है रिएक्शन कैसे अभिक्रिया करती है लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे अभिक्रिया करती है, रिएक्शन करती है या नहीं करती है, करती है तो वो किस तरह से करती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है धातुओं में जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो प्रॉपर्टी पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण पाया जाता है। इस वजह से हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि सोडियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। क्यों? क्योंकि जो है जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करना चाहते हैं, स्थायी होना चाहते हैं। एलिमेंट्स स्थायी होने के लिए क्या करते हैं, अपने बाह्यतम अष्टक को पूरा करते हैं, बाह्यतम अष्टक को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है वो अपना अष्टक पूरा करना चाहे तो वो हीलियम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हीलियम के जो स्थायी विन्यास है उसको प्राप्त कर लेता है। इसी तरह लिथियम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके कहाँ तक पहुंचेगा, नियोन तक पहुंचना चाहता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या फिर कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। तो दोनों में से कौन सा इजी रहेगा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या फिर डोनेट करना, दोनों में से जो इजी रहेगा वही वो मेटल वही गुण को शो करती है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर लिथियम है, इसके अंदर बाह्यतम कोश के अंदर हम इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन चेक करने का एक फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, जो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं वो उसको हम 2n² से, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको प्रदर्शित करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2n² होता है। देन n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, देन 2 1 का स्क्वायर यानी कि 2। ये बाह्यतम जो फर्स्ट कोश है
फर्स्ट जो शेल है वो के कोश बोलते हैं, के कोश को हम शो करते हैं n इज इक्वल टू 1। इसी तरह से एल कोश को हम शो करते हैं n इज इक्वल टू 2। देन 2 2 का स्क्वायर यानी कि 4 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ये जो है एल कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है हम बात करते हैं थर्ड कोश के अंदर के एल एम एम कोश होता है, इसमें क्या भरते हैं हम n इज इक्वल टू 3 देन 2 3 का स्क्वायर और यहाँ मेन 3 के 9 दूनी 18, ठीक है। अब जो हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं उसका जो बढ़ने का तरीका है वो इसी तरह से होता है कि 2 8 8 और फिर इस तरह से हम भरते हैं आगे, ठीक है। मेन तो आपके 2 8 और 8 ये आपके काम का है, ठीक है, कि हम पहले जो है के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरते हैं, देन एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, देन जो एम कोश है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करती हूँ, जैसे अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके अंदर ये जो है यहाँ तक जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास होने चाहिए हाइड्रोजन के पास, तभी वो हीलियम का जो ऑक्टेट है उसको हीलियम का जो विन्यास है उसको प्राप्त कर लेता है। देन इसी तरह लिथियम के पास भी अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब बाह्यतम कोश में होता है 2 और 1, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन और ये ग्रहण कर लेता है तो फिर क्या नियोन तक पहुंच सकता है। लेकिन ये एक डोनेट करके हीलियम का ही जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो ये इजी रहेगा, 1 को डोनेट करना इजी रहेगा बजाय हम 7 इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन गेन करने, ठीक है। इस वजह से लिथियम है वो प्लस जो चार्ज है उसको शो करता है। इसी तरह से बेरिलियम क्या करता है 2 और इसके बाद कितना होता है इसके पास 2 और 2, बाह्यतम 8 हो सकता है इसका, तो 6 इसको गेन करने होंगे और 2 डोनेट, तो इजी कौन सा रहेगा 2 डोनेट करना बजाय 6 गेन करने के, तो इसलिए 2 क्या करता है डोनेट करके +2 चार्ज इस पर आ जाता है। इसी तरह से बोरोन 2 और 3, बाह्यतम कोश में 3 डोनेट करना इसके लिए इजी है बजाय ये 5 गेन करे। इसी तरह से 2 और 4 ये जो है इसके अंदर भी क्या करता है ये कार्बन भी, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में, तो 4 इसको गेन करने हैं और 4 ही डोनेट करने हैं, तो दोनों ही शो कर सकता है। इसी तरह से 2 और 5 ये नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का 2 और 6, फ्लोरीन का 2 और 7, नियोन का 2 और 8। तो इस तरह से नियोन नाइट्रोजन है जो उसमें क्या है 2 और 5, मतलब क्या करता है ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसके लिए गेन करना इजी है, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है बजाय 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के। इसी तरह इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके नियोन का जो कॉन्फ़िगरेशन उसको गेन करना, नियोन तक पहुंचना इसके लिए इजी है फ्लोरीन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं। और जितनी भी मेटल्स हैं वो क्या करती हैं, जितनी भी मेटल्स हैं ये जो इस साइड मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो जितनी भी होती हैं वो सभी मेटल्स होती हैं, राइट हैंड साइड पर जो होती हैं वो क्या होती है नॉन मेटल्स होती हैं। तो मेटल जो है जितनी भी धातुएं हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो क्या करती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना इजी समझती हैं, इजी रहता है उनके लिए, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करें जैसे सोडियम है वो इसी साइड में है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड का जितनी भी धातु है वो क्या कर रही है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो धातु है सोडियम ये क्या करेगी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और 2 8 का कॉन्फ़िगरेशन इसके पास हो जाता है, यानी कि इसका बाह्यतम जो विन्यास है जो वो इसका अष्टक पूरा हो गया है, ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन है वो इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, देन 2 8 8 का कॉन्फ़िगरेशन ये प्राप्त कर सकता है। इसलिए क्या होता है कि सोडियम है वो उसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, इसी तरह से क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो क्या करेंगे आपस में सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, देन क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से गेन कर लेगा। तो इस वजह से सोडियम और क्लोराइड के बीच में क्लोरीन के बीच में एक क्या बन जाता है स्ट्रॉन्ग जो आयनिक बॉन्ड बन जाता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है क्योंकि पॉजिटिव और ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और Cl जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, देन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो आयनिक बंध है वो बन जाता है, ठीक है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल की वजह से आयनिक यौगिक बनता है यहाँ पर। इसी तरह से मैग्नीशियम की बात करूं मैं, देन मैग्नीशियम के अंदर भी क्या होता है
बाह्यतम जो कोश है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए या तो ये क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या फिर 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तब इसका जो बाह्यतम कोश है वो उसका अष्टक पूरा होगा। ठीक है, तो इसके लिए मोर इजियर जो रहेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना इसके लिए मोर इजी रहेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस पर क्या हो जाता है, +2 हो जाता है, देन +2 इलेक्ट्रॉन्स इसने डोनेट कर दिए। इसी तरह से क्लोरीन है, वो क्या करते हैं, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है वो क्लोरीन गेन कर लेगा। जैसे इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने और नेक्स्ट सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसने इस क्लोरीन को दे दिया है। देन मैग्नीशियम पर +2 चार्ज आ जाता है। देन क्लोरीन के दोनों जो एटम्स हैं वो मैग्नीशियम के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़ जाते हैं, आयनिक बंध की वजह से जुड़ जाते हैं। आयनिक जो यौगिक है वो धातु और अधातु के बीच में बनता है। धातु और अधातु के बीच में इलेक्ट्रॉन के जो साझेदारी होते हैं, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। जो उससे तो संयोजी बंध बनेगा अगर हम इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट हम 4th चैप्टर में ये सारे बंध हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आयनिक जो यौगिक है वो धातु और अधातु के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, कि धातु ने इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको, धातु को ट्रांसफर कर दिया है। इसकी वजह से ही क्या बनता है, बंध बनता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल बनता है, जिसकी वजह से यौगिक बनता है वो आयनिक यौगिक कहलाता है। ठीक है, आयनिक यौगिक है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर लिखी है मैंने, देखो इसके अंदर भौतिक प्रकृति यानी कि फिजिकल जो है कैसा होता है, नेचर जो कैसी है, उसकी फिजिकल नेचर कैसी है, ठोस होता है और कठोर होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस वजह से क्या होता है ये होता है ठोस और कठोर। और भंगुर प्रवृत्ति भी होती है, जैसे इस पे दाब देते हैं तो ये टूट जाता है, टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है, ऐसा आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। देन सेकंड है गलनांक और क्वथनांक। इसके अंदर गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा हाई होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स है, मतलब सोडियम और जो है क्लोरीन दोनों के बीच में सोडियम क्लोराइड बन जाता है, मतलब सोडियम क्लोराइड यौगिक बन जाता है। ठीक है, वो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बनता है, मतलब दो जो आयंस हैं उनके बीच में जो बंध बनता है तो उसको इंटर आयनिक बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से गलनांक और क्वथनांक की बात करने के बाद हम बात करते हैं घुलनशीलता। ये जल में विलय होते हैं, क्योंकि आयंस जो है सोडियम NaCl जो हम पानी में घोलते हैं तो घुल जाता है, क्योंकि Na+NCl- जो है वो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो वाटर के अंदर जो है इजिली डिजोल्व हो जाते हैं। और उसमें भी विद्युत चालकता की हम बात करते हैं। विद्युत चालकता यदि जैसे ऊपर वाला जो है घुलनशीलता कैसे हुई, आयंस की फॉर्म, आयंस में वो घुल जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। उसी तरह से विद्युत चालकता जो है वो भी आयंस की वजह से ही होती है, कि आयनिक यौगिक जो है जो अगर सॉल्यूशन फॉर्म में, चलिए विलयन में है, विद्युत का चालन होता है, क्योंकि आयंस जो है वो मूवमेंट करते हैं, इस वजह से क्या होता है, चालन प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ठोस अवस्था में ऐसा गुण नहीं पाया जाता। ठोस हो तो फिर विद्युत का चालन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी तरह से गलित अवस्था हो तब भी ये जो है आयंस घूमने की वजह से विद्युत का चालन हो जाता है। ठीक है, ये सब मैंने इस के अंदर आयनिक जो कंपाउंड है वो मैंने पूरा इस टॉपिक के अंदर कंप्लीट किया है। ठीक है, आयनिक यौगिक और आयनिक जो कंपाउंड है उसकी हम डेफिनेशन बता सकते हैं, कि धातु और अधातु के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से जो आयनिक बंध बनता है उससे उसे ही हम आयनिक यौगिक कह सकते हैं। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं ऐसा आ जाता है। या आयनिक बंध कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किन किन के बीच में हो रहा है, धातु और धातु के बीच में हो रहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आयनिक यौगिकों की प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म क्या है, उनको समझाइए, ऐसा भी आ सकता है। और ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, तो 2n² होता है। ये भी आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, इंक इसमें शायद खत्म हो गई है अभी। अब इसके बाद हम बात करते हैं ये जो है किसी भी एटम को के इलेक्ट्रॉन को कैसे हम शो करते हैं, वो यहाँ पर मैंने शो किया। सोडियम और क्लोरीन के यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं कि आप इसके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो बना के बताइए, तो आप ऐसे बना सकते हैं। अब इसी तरह से बात करूं कि सोडियम के ऊपर, यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और जो मैग्नीशियम है, इनके अंदर हम बात करते हैं कि कितने यहाँ पर प्रोटॉन और कितने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी बात कर लेती हूँ मैं। एक बार इसमें इंक डालती हूँ मैं थोड़ा सा, फिर बात करती हूँ। सोडियम है जो
सोडियम है उसमें जो है एटॉमिक जो नंबर है उसका 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उस एटम के अंदर प्रोटॉन्स और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही प्रोटॉन्स और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, यानी कि 11 तो प्रोटॉन है लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से प्रोटॉन का एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इससे, तो इस वजह से ये जो चार्ज है वो सोडियम पर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको भी याद रख सकते हैं कि जितना एक एटम में, जितना इसका एटॉमिक नंबर उसमें प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, देन हम बात करेंगे, ये वाला टॉपिक हम इतना ही रखते हैं। आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में मोर नंबर, अधिक से अधिक नंबर गेन करने के लिए मेरे साथ वीडियोस में जुड़े रहिए। देन इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।